सम्मानित मंच, कभी कभी स्थिति बड़ी हास्यास्पद जैसी हो जाती है। वहाँ सूचना मिली थी कि भोजन करने चलना है, कहाँ जाना है, तो बताया कि ब्रजेश जी के यहाँ जाना है। फिर यहाँ आने के बाद पता चला कि भोजन पर भाषण देना है और भाषण सुनना है। ये बड़ी त्रासदी है। और अभी हमने सुना कि जैनी कभी भी संत जितने सन्यासी हैं न तो बीमार पड़ते हैं न तो उनका पेट निकलता है। कारण क्या है कि वे सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेते हैं और हम अभी भाषण सुनते सुनते 12 बजे भोजन की तैयारी में लगेंगे। पहली बात तो ये है कि कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो कार्यक्रम का संयोजन, कार्यक्रम की योजना, कार्यक्रम की सिद्धि, उस कार्यक्रम के जो द्वारा जो सिद्धांत निकलने वाले हैं, विचार निकलने वाले हैं, उसका पालन करने वाले हों। तो ये कार्यक्रम हमको पहले करना चाहिए था, तो सूर्यास्त से पहले ब्रजेश हमको भोजन कराते। एक तो बात अपने जीवन के अंदर पहला ये उतारना चाहिए। दूसरी बात कि भारतवर्ष के अंदर आशीष जी ने दोनों उदाहरण दिए। भारतवर्ष में खाते खाते मरने वालों का भी उदाहरण है। मिथिलांचल तो बिहार के अंदर बड़ा फेमस जगह है। वहाँ तो ये सिद्धि थी वहाँ कि कोई यदि यज्ञ में खाते खाते मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है तो यज्ञ सफल ही नहीं होगा। और इसलिए भोजन इतना कराना, लड्डू इतना खिलाना, खाते खाते पेट भर गया तो फिर लड्डू के ऊपर पैसे पुरस्कार रखे जाते थे कि एक लड्डू पर 5 रुपये। और वो इतना खाता था 5 रुपये की लालच में कि वो व्यक्ति मर जाता था। तो मानते कि हाँ ये यज्ञ संपन्न हुआ। ऐसे उदाहरण है हमारे देश के अंदर। ऐसे भी उदाहरण है जिसका इन्होंने कहा कि 60 साल 50 साल आप एक योगी की आत्मकथा यदि आप पढ़ें तो उसमें 3 सिद्ध ऐसे सन्यासियों के उदाहरण मिलते हैं। एक तो पुरुलिया, आप टाटा से जाएंगे तो 20-30 किलोमीटर की दूरी पर पुरुलिया जगह है बंगाल का। वहाँ एक ऐसी महिला थी जिसकी खाने के कारण ही ख्याति थी कि वो चिल्ला उठती थी कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। सास परेशान, पति परेशान, परिवार परेशान, पड़ोसी भी परेशान हो जाते थे कभी कभी। और उस महिला ने ऐसा संकल्प लिया कि 60 साल तक पैदल 20 किलोमीटर चल करके अमेरिका से आने के बाद अपने ये योगी जी, जिनका परमहंस योगानंद जी, वो उससे मिलने के लिए गए हैं। केवल भारतवर्ष के अंदर ऐसा उदाहरण नहीं है। एक ऐसी महिला सन्यासी थी जो लंदन की वो महिला थी। ये पुरुष के उदाहरण नहीं कम मिलते हैं। पुरुष का उदाहरण हमारे यहाँ मिला हुआ है। अभी एक महाराष्ट्र के अंदर की 60 साल से अन्न और जल उन्होंने ग्रहण नहीं किया था ऐसे सन्यासी। भारतवर्ष के अंदर 50, हम कहते हैं कि आधा हमारे देश के अंदर हमारी माताएं और बहनें हैं। इस देश के अंदर उपवास की पद्धति वहाँ पर है और इसलिए पुरुष जल्दी बीमार पड़ता है भारतवर्ष के अंदर, महिलाएं कम बीमार पड़ती हैं। इसलिए भोजन के समय में, क्योंकि भोजन तो ऐसे भी लोग करने वाले हैं थोड़ा कुछ, क्योंकि बड़ी गंभीर चर्चा यहाँ हो गई है और मैं चर्चा सुन करके भी कभी लगता है मेरा मधुबन ने बढ़ जाया था, बिल्कुल चल रहा था। तो नहीं तो ऐसे इस देश के अंदर लोग हैं। भारतवर्ष के अंदर एक व्यक्ति गांव के अंदर भोजन का निमंत्रण आया और वह व्यक्ति वंचित रह गया, जा नहीं पाया। तो सोचा कि लोग क्या खा कर के आ रहे होंगे, ज़रा पूछना चाहिए। तो गांव के बाहर जाके खड़ा हो गया। एक व्यक्ति आ रहा था, दोनों तरफ से उसको पकड़े हुए लोग आ रहे थे, एक इधर से और वो कूदते हुए आ रहा था। तो उसने कहा खूब काट्यो काट। तो उसने कहा कि का काट्यो काट से काट, जो काट्यो काट से आवत खाट। तो कहा कि कैसा व्यक्ति है? तो खाट पर लदा हुआ व्यक्ति आ रहा है। तो उसके पास गया, कान में पूछा कि खूब काट्यो काट। तो कहा कि का काट्यो काट, जे काट्यो काट से गए वो घाट। यानी इस देश के अंदर हम तो कुछ खाए नहीं, ऐसे लोग हैं। लेकिन भारतवर्ष के अंदर जो भोजन की पद्धति है उसके लिए 3 सूत्र हैं। बहुत सारे सूत्र हमने सुने हैं। हमारे देश के ऋषियों ने कहा था कि ऋत भूख, मित भूख और हित भूख। ये सूत्र आप अपने ध्यान में रखें, ये जीवन के सूत्र हैं। ऋत भूख का अर्थ हुआ कि नाजायज धन से हम रोटी नहीं खाएंगे, ऋत से खाएंगे, परिश्रम से खाएंगे। बहुत डॉक्टर जी ने, जयप्रकाश जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि भारतवर्ष के अंदर हम श्रम करते थे। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एक साथ नहीं खाना चाहिए।
दाल भात हम खाते हैं, वो पचता नहीं, बीमार पड़ जाते हैं। पहले हम कार्बोहाइड्रेट खाते थे, दाल भात सब्जी खूब खाते थे। 2 रोटी पेट में जाने से पहले मनुष्य को कितना परिश्रम करना पड़ता था। वो खेत में जाता था, गेहूँ बोता था, चना बोता था, खलिहान में लाता था, दौनी करता था, उसको रोटी बनाते तक और चूल्हे में ले जाते तक वो लकड़ी भी काटता था, तब जाकर उसको भोजन मिलता था। इतना परिश्रम करते थे। आज हम सब परिश्रम करना बंद कर दिए हैं, इसलिए भोजन भी हमको कम करना पड़ेगा। और जैसे इन्होंने कहा कि घर में भोजन बनाइए, अभी मैं अमेरिका से लौट करके आया, जिस घर में ठहरा था वैसे डॉक्टर का उदाहरण भारतवर्ष के अंदर तो आज तक मैंने दिया। 72 साल की मेरी उम्र हो गई, बहुत सारे डॉक्टर मेरे मित्र भी हैं। एक डॉक्टर के घर में ठहरा था, उसके 7000 पेशेंट हो, महिला डॉक्टर है। अब जिसके 7000 पेशेंट हो, जहाँ मैं अमेरिका में गया, लोग सुनते थे कि मैं उनके यहाँ ठहरा हूँ तो लोग कहते थे कि तो शी इज़ मिलियनर, ट्रिलियनर, ऐसी महिला हो, बहुत पैसा कमाती है। और महिला कैसी है? मैं उनकी रूटीन देखा, माताएं बैठी इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये व्यवहारिक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं। एक इतनी बड़ी डॉक्टर जो मिलियनर है, इतना पैसा कमा रही है, सुबह 6 बजे उठती थी, 7 बजे अपने पेशेंट के सारे उसने रिकॉर्ड अपने रखती थी और भेजती थी उनके बिल्कुल दुकानों पर। इतना करने के बाद अपने घर में किचन में जाके भोजन बनाती थी, बच्चियों को तैयार करती थी, फिर 8 बजे ठीक बिल्कुल अपने क्लिनिक में जाती थी, 4 बजे अपने घर से आती थी और फिर वो 1 घंटा बिल्कुल पेशेंट का काम करना, फिर किचन में अपने भोजन बनाना और लोगों को एक साथ बैठ करके खाना और खिलाना बच्चों के साथ। फिर उसने बताया कि मेरे 7000 पेशेंट में 2000 अमेरिकन लोग हैं, जिसमें से 700 लोगों को पेट का यानी आंत का कैंसर है। कारण क्या उसने बताया? आशीष जी की जो बात है वो यहाँ पर ध्यान में आती है। उसने कहा कि पूरे अमेरिका के अंदर परिवार में भोजन करने की परंपरा नहीं है। पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, दोनों अपने अपनी ऑफिस से आते हैं तो पत्नी अपनी पसंद का भोजन एक रेस्टोरेंट से खरीदती है, पति अपने पसंद का भोजन रेस्टोरेंट से खरीदता है। एक ही टेबल पर बैठ करके अपनी अपनी पसंद का भोजन करने के कारण ये रोग यहाँ पर आ रहा है। ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ऋतभूक, मितभूक और हितभूक जो मैंने कहा उसको ध्यान में रखें कि ऋतभूक यानी परिश्रम करके और ईमानदारी की रोटी खाएं आप, वो लगता है। दूसरी बात यह है कि मितभूक खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। और हितभूक हमारे शरीर के लिए जो फ़ायदा करता है वही भोजन हम करेंगे। आज जो मांसाहार बढ़ रहा है, मांसाहार के कारण, मैं ऐसा नहीं मानता कि मांसाहार के कारण आप बिल्कुल अपवित्र हो गए, अधार्मिक हो गए, आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन ना, मैं ज़रूर मानता हूँ कि मांस खाने के कारण आपके अंदर जो स्पंदन है, जो संवेदना है, वो मर जाती है। और जब मनुष्य के अंदर की संवेदना मरती है मांसाहार से, तो आप जिस मनुष्य के अंदर संवेदना नहीं है वो मनुष्य कहने का अधिकारी फिर नहीं रह जाता है, क्योंकि संवेदना मनुष्य का एक गुण है और इस संवेदना को बनाए रखने के लिए मांसाहार नहीं रहना चाहिए। हमारे शरीर की बनावट मांस खाने के लिए नहीं है और इसलिए इसको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि शरीर का सुख, मन का सुख और बुद्धि का सुख तीनों चाहिए। शरीर का सुख उत्तम भोजन देता है हमको, खूब बढ़िया भोजन। मन के सुख के लिए भी हमको प्रयत्न करते रहना चाहिए। पशु है, उससे हमको भोजन करने को सीखना चाहिए। आप ख्याल करिए, यहाँ जो भी बैठा, मैं उसमें से हूँ, मैं भी उसमें से हूँ। होली के दिन हम घर में निकलते हैं, अपने घर से खा के निकलते हैं, पुआ खाते हैं, पड़ोस में जाते हैं, अरे कहता था आज तो होली है, थोड़ा सा भूख नहीं है, खाने की इच्छा नहीं है, आग्रह पर हम दिन भर खाते रहते हैं। पशु के पास यदि चरनी में आपने भोजन डाल दिया, उसके नाद में भोजन डाल दिया, पेट भर गया है, जितना भी स्वादिष्ट भोजन हो आप उसको दीजिए, फिर मुंह फेर लेगा, वो खाएगा नहीं। कितना भी आग्रह दुराग्रह करो, नहीं खाएगा। मनुष्य आग्रह स्वीकार करता है, तो पशु से हमको भोजन करने के लिए सीखना चाहिए। हम पशु को तो कहते पशु की तरह खाता है, पशु की तरह जिस दिन हम खाने लगेंगे उसी दिन हम स्वस्थ हो जाएंगे। इतना ध्यान रखें आप, पशु की तरह खाना सीखिए, इस बात को ध्यान रखें आप। दूसरी बात यह है कि हम भोजन करते हैं तो इतनी कैलोरीज कितना लेना चाहिए। और कहीं बिल्कुल मैं जाता हूँ कहीं घरों में तो इतना घी खाइए, इतना बिल्कुल ये गिजा खाइए, इतना बिल्कुल ये फ्रूट, ड्राई फ्रूट खाइए। बैल भारतवर्ष के अंदर परिश्रम का प्रतीक माना जाता है।
श्रम का प्रतीक बैल माना जाता है, शक्ति का प्रतीक अश्व माना जाता है। बैल की तरह खटता है आदमी, ऐसा माना जाता है कि ये बैल की तरह खटता है, नहीं श्रम करता है। बैल खाता क्या है? बैल जो सबसे उचिष्ट होता है, बिल्कुल भूसा है, कुछ नहीं है, सत्वहीन चीज़ है, उसको खाता है, लेकिन बल का प्रतीक है, इसलिए शायद उसका बैल नाम पड़ा है। और हम बिल्कुल जितना अच्छा भोजन करते हैं, सारी बीमारी का घर हो जाता है हमारे लिए। और इसलिए क्षारयुक्त भोजन करिए। दूसरी बात, एक बात मैं ज़रूर बताऊंगा और उसको मैं कहता हूं लोगों से। अभी एक जगह मैं गया था, शिवमोहन जी यहाँ साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, दुनिया घूमे हैं, VHU में प्रोफेसर हैं। आज मेरा भोजन उनके घर में था, तो उनका लड़का था, वो बहुत ही जिद कर रहा था वो चॉकलेट के लिए, पृथ्वी। मैंने कहा कि चॉकलेट तुम क्यों खाते हो? कहा कि अच्छा लगता है। तो फिर मैं कहा कि तुमको घर में बताया नहीं गया कि चॉकलेट नहीं खाना चाहिए? तो कहा कि बताते हैं लोग। तो कहा फिर भी तुम खाते हो? कहा कि हाँ खाते हैं। तो मैं कहा चॉकलेट खाने से क्या हानि होती है तुमको पता है? कहा कि नहीं। मैं कहा कि माँ नहीं बताया? नहीं बताया। हमको अपने घर में आज मजाक चल रहा था, राहुल जी के यहाँ चीनी आई जो चाय, तो मैं कहा कि भाई मैं भारतवर्ष के अंदर बड़ा देशभक्त व्यक्ति हूँ। भारत की सीमा हो चाहे चाय का कप, उसमें चीनी बर्दाश्त नहीं है मुझे। इसलिए भारतवर्ष के अंदर हम चीनी खाते हैं। पता है आपको, पूरे शरीर के अंदर चीनी को पचाने के लिए कोई एंजाइम नहीं मिलता है। छोटा बच्चा जब चॉकलेट खाता है तो उसको हम कितना डराते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, कि हम ले जाते हैं रेस्टोरेंट पे, खिलाते हैं उसको, ये फास्ट फूड खिलाते हैं, पिज्ज़ा खिलाते हैं, क्या क्या खिलाते हैं उसको। उसके पेट को हमने बिल्कुल डंपिंग ग्राउंड बना दिया है घर में अपने। तो आप चीनी जब खाते हैं तो चीनी पचाने के लिए केवल शरीर के अंदर कैल्शियम है, कुछ नहीं मिलता है। बच्चा यदि चॉकलेट खाता है तो हम कहते हैं कि तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। दांत क्या है? कैल्शियम, वो हड्डी है। जो हड्डी दिखाई देती है वो खराब होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन बाकी की जो शरीर की हड्डियां हैं, जो बोन्स हैं, वह तो सिर्फ मांस और मज्जा से और चर्म से ढके हुए कारण दिखाई नहीं देता है। शुगर के मरीज की हड्डियां इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि जहां ऊंच नीच पैर पड़ा तो पहले हड्डी टूटती है, उसकी हड्डी गल जाती है उसकी। इसलिए घर में चीनी खाना बंद करिए। भोजन के लिए जो तत्व चाहिए, चीनी में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। घर में, मैं अपने घर में, मेरे यहाँ प्रोफेसर, क्योंकि मैं संघ का कार्य करता हूँ, मेरे यहाँ प्रोफेसर, टीचर्स, BC सब बहुत सारे लोग आते हैं, सब उन्हीं के बीच में काम करता हूँ। मैंने उनको आदत डाल दी है कि आप अपने चाय में थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए। गुड़ के अंदर सारे तत्व मिलते हैं भोजन के। आज गुड़ हमारे घर से बहिष्कृत हो गया, चीनी स्वीकृत हो गई, और हम कहते हैं कि चीनी हो रही है, चीनी हो रही है, चीनी हो रही है। और इसलिए परिश्रम करना सीखें। इन्होंने एक बात बताई कि पृथ्वी तत्व से हमारा कितना संबंध है। आप खेत में नहीं जाएंगे, ठीक है, आज चर्चा चल रही थी, धीरेन्द्र सिंह यहाँ नहीं बैठे हुए, उन्होंने कहा कि जाड़े के दिन में गेहूँ बोने वाला व्यक्ति एकदम 2 महीने तक अपने गेहूं को सिंचित करता था, जाता था दोन से, दौरी से, वो बिल्कुल अपने पानी पटाता था, मिट्टी में उसका पाँव, हाथ उसका मिट्टी में रहता था, कभी बीमार नहीं पड़ता था। आप मिट्टी से कितना संपर्क रखते हैं? आप 2 घंटे अपने किचन गार्डन में मिट्टी में रहिए, ये प्रैक्टिकल है। माता हो, बहन हो, पुरुष हो, आप उसमें जाइए, खेत को गोड़िए, मिट्टी निकालिए, हाथ में लेपिए, पैर में लेपिए, आपके लिए बहुत बड़ा वो कारीगर दवा है। अभी इतना ध्यान रखें आप। मैं अपना व्यक्तिगत प्रैक्टिकल बताता हूँ। आज से 38 साल पहले मुझे ये स्किन सोराइसिस हुई। यहाँ SK सिंह दो हैं BHU के अंदर, संजय हैं और सत्येंद्र हैं। सत्येंद्र तुम्हारा बहुत प्रिय छोटे भाई है। उसको मैं दिखाया तो कहा कि आपको दवाई में एक भी नहीं दे सकता, ये बहुत बड़ा पाप हो जाए, क्योंकि आप दवाई ले रहे हैं, शुगर मुझे है डॉक्टर साहब, तो आपको दवा नहीं देंगे। मैं अपना प्राकृतिक चिकित्सा शुरू कर रहा हूँ और मुझे 38 साल का जो स्किन सोराइसिस है, मेरा 50% कम हो गया अभी। वो कारण क्या है कि मैं मिट्टी अपने शरीर के अंदर लेप करके आधा घंटा बैठता हूँ, और जो सेहुड़ जिसको थूहर कहते हैं, उसका सरसों के तेल में मैं मिला करके अपने शरीर में लगाता हूँ। 4 दिन के अंदर 50% मेरा स्किन सोराइसिस, जो कि दुनिया के अंदर डॉक्टर कहते हैं इसकी कोई दवाई नहीं है, और मैं उसको 1 महीना के अंदर ठीक करूँगा। ये मेरा संकल्प है, मैं करूँगा इसको, क्योंकि मैं जानता हूँ इस बात को, मेरा ठीक हो रहा है।
डॉक्टर लोग भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। बीएचएम ने दिखाया सत्येंद्र को, देखो मेरा जगह क्या लिया दवाई अपने, मैंने उनको बताया। इसलिए आहार अपना बिल्कुल ठीक रखना चाहिए। कब लेना चाहिए डॉक्टर साहब ने बताया, कितना खाना चाहिए उन्होंने भी बताया। ये सारे भाषण आपके सामने ये आए हैं। व्यवहारिक तरीके से इसको हमें अपने जीवन के अंदर उतारना चाहिए। और बच्चों की आदत तो माताओं को लगाना चाहिए घर में स्ट्रिक्टली। बच्चे जब जिद करेंगे तो आप उनके प्रति थोड़ा भी लीनियंट होते हैं तो बच्चों को और जिद्दी और ख़राब, 40 साल के बाद चश्मा चढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, हाइपरटेंशन, ये बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट, सारे रोग जो आ रहे हैं। इसलिए मन का भी सुख चाहिए। घर में 1 घंटा सब लोग बैठिए, कीर्तन जरूर करिए, एक साथ भोजन करिए, ये जरूर ध्यान रखिए घर में। तब बिल्कुल मन का भी सुख मिलेगा, बुद्धि का भी सुख चाहिए, शरीर का भी सुख चाहिए। तीनों सुख जब होगा तभी बिल्कुल ठीक होगा। केवल अन्न से हम अपने आप को ठीक नहीं रख सकते। ये 3-4 बातें, क्योंकि बहुत भोजन पर भाषण हुआ, अब हम लोग शायद प्रतीक्षा करें ब्रजेश की कि उधर नहीं चलें, ताकि ठीक रहे सब, समय का पालन हो। धन्यवाद। धन्यवाद भैया।